वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 10 दिसंबर 2021। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के में महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन के वेबसाइट और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में टार एजुकेशन के वेबसाइट से PDF डाउनलोड करके आगे के लिए रख सकते हैं। फिर से वहां पे आप टेक्स्ट फॉर्म में करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं और 1-2 दिन में आपको वहां पे क्विज भी सॉल्व करने का ऑप्शन मिलेगा। अन्य मटेरियल्स भी मिलेंगे, तो आप वेबसाइट पर टार एजुकेशन का अवश्य विजिट करें। यहाँ पे क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और क्लास यदि परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों, ये जो पहला प्रश्न है जनरल बिपिन रावत के बारे में, ये तो इसके बारे में मैंने कल ही बता दिया था। बहुत ही दुखद घटना है पूरे देशवासियों के लिए। इसके बारे में मैंने कल भी बताया था, लेकिन संबंधित जानकारी जो है आज मैं इस पर टाइप करके लाया हूँ। इसकी सूचना कल ही के करंट अफेयर्स में मैंने दे दिया था। जनरल बिपिन रावत का निधन हुआ था। इनका 8 तारीख को ही, इसी परसों ही 8 दिसंबर को एक इनका प्रोग्राम में एक किसी खास इवेंट में भाग लेने जा रहे थे। ये अपने सहयोगियों के साथ 14 व्यक्ति थे टोटल हेलीकॉप्टर में। यही है जनरल बिपिन रावत। तो क्रैश कर गया, पता नहीं क्या कारण रहा, उसकी जांच अभी चल रही है। तो क्रैश में 14 व्यक्तियों में से 13 व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसमें जनरल बिपिन रावत ये अपने देश के सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। इनके और इनकी पत्नी और अन्य सहयोगी, ये देखिए घटनास्थल का ये दृश्य है, कितना भयावह रहा होगा। इसमें इन लोग का मृत्यु हुआ है। तो क्या, चलिए इनके बारे में अब तो प्रश्न बन ही गया। परीक्षा में इनसे संबंधित जो पोस्ट था इनके बारे में आ सकता है, वे हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न इन्हीं पर आधारित है। काफ़ी शोक की लहर है पूरी भारत में, सभी नेताओं में, विपक्षी हो या पक्षी हो, सबके। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। रिसेंटली द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS ऑफ इंडिया हैज पास्ड अवे। व्हाट इज हिज नेम? ही हाल ही में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? तो वही जनरल बिपिन रावत का नाम है। निवर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे शॉर्ट में CDS कहते हैं, जनरल बिपिन रावत का देहांत भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर, ये आप याद रखेंगे MI-17V5, यही जो हेलीकॉप्टर था क्रैश हो गया। ये काफ़ी शक्तिशाली और उन्नत किस्म का हेलीकॉप्टर है दोस्तों। उसके बाद भी ये क्रैश हुआ है और आग लग गया है। सबसे बड़ी बात, आग नहीं लगी रहती तो शायद कुछ हो सकता था कि फ्रैक्चर होता बॉडी में लोगों का और बच जाते। तो इन सभी कारणों का पता अभी किया जा रहा है। जो भी हो, तो ये हेलीकॉप्टर था, यही क्रैश हुआ है और क्रैश होने के बाद आग लग गया है घटनास्थल पर, जो दृश्य रहा है उसके अनुसार। चलिए और उसके बारे में कुछ देखते हैं। जनरल बिपिन रावत के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा जानते हैं। उनका जन्म 16 मार्च 1958 को पौरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था और उनकी मृत्यु वही 8 दिसंबर इसी 2021 को नीलगिरी, जो तमिलनाडु में है, हुआ है। जहाँ ये घटना घटा है दोस्तों, वहाँ से मात्र 5 से 10 मिनट का सफ़र था। उसके बाद उनको सफल लैंडिंग करना था, वहाँ पे एक इवेंट में भाग लेना था। खैर, और ये भारत के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS थे जनरल बिपिन रावत, और ये 31 दिसंबर 2019 को इस पद पर आए थे, क्योंकि भारत में पहली बार ऐसा पोस्ट बनाया गया था CDS का, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या होता है अभी हम बता रहे हैं। तो इसके पहले इस पद पर पहले व्यक्ति यही थे, जनरल बिपिन रावत। 31 दिसंबर 2019 को ज्वाइन किए थे और 8 दिसंबर 2021 को ड्यूटी पर रहते ही
इनका देहांत हो गया है। इससे पहले इनको ये भारत के बहुत सारे डिफेंस के बड़े बड़े पदों पर ये रहे हैं। इससे जस्ट पहले ये भारतीय सेना का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये अभी इंडिया का थे 2017 से 19 तक। इसके बाद वही सीडीएस का पद इनको मिला था। देखिए सीडीएस क्या है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये क्या है, तो ये केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार आने के बाद ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात सीडीएस इसका स्थापना हुआ। ये जो है हम अपनी भाषा में ही बता देते हैं, ऐसे आप ये इसको पढ़िएगा। ये जो है सीडीएस भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के सैन्य प्रमुख और अध्यक्ष होते हैं। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारतीय सेना में सक्रिय ड्यूटी पर सबसे वरिष्ठ और सर्वोच्च रैंक वाला वर्दीधारी अधिकारी होता है और रक्षा मंत्री का प्रमुख स्टाफ अधिकारी और मुख्य सैन्य सलाहकार होता है। और सीडीएस का स्थापना 24 दिसंबर 2019 को किया गया था। देखिए इसमें होता क्या है, मान लीजिए कभी किसी देश से युद्ध हो रहा है और वहाँ पे भारतीय सेना थल सेना कमान संभाली हुई है और अचानक जरूरत पड़ा कि वहाँ वायुसेना को भी, इंडियन एयरफोर्स को भी की वहाँ ज़रूरत है। तो इंडियन एयरफोर्स को पहुँचाने के लिए उससे पहले डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, बड़े बड़े अधिकारी, इन सभी से ये सलाहकार यहाँ वहाँ सब जगह से परमिशन लेना पड़ता था, मीटिंग करना पड़ता था अचानक। पर अभी इतनी सारी प्रक्रियाएं करते 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 तब तक इंडियन एयरफोर्स वहाँ पहुंची नहीं। इतनी प्रक्रियाएं करने के बाद जब थोड़ी लेट से पहुंचेगी तब तक हो सकती है स्थिति बिगड़ जाए, तो और बिगड़ जा भी सकती है, बिगड़ जाती भी है। तो इस तरह की स्थिति न आए, एक कॉल में कि वहाँ पे जब थल सेना संभाली हुई है, इंडियन एयरफोर्स की ज़रूरत पड़ गई या नेवी की ज़रूरत पड़ गई, नौसेना का, तो एक कॉल में इस सीडीएस जो है इनके पास से इसका अप्रूवल मिल सकता है। तो यही काम है इनका। और बाकी सब मैंने इसमें बताया आपको। स्थापना इसका 24 दिसंबर 2019 में हुआ था और पहले सीडीएस इसके जनरल बिपिन रावत ही बने थे। यहाँ से यहाँ तक ये देखिए। तो उम्मीद करता हूँ ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट इसके बारे में मैंने बताया आपको पसंद आई होंगी और बिल्कुल परीक्षा उपयोगी होंगी, ऐसा आपको मुझे भी लगता है और आपको भी लगता होगा। चलिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। अरविंद त्रिवेदी ये कौन न्यूज में क्यों रहे हैं, तो ये प्रसिद्ध टीवी अभिनेता और रामायण जो आप लोग देखते हैं, रामायण में रावण का जो रोल निभाए थे, रावण का किरदार जो निभाए थे वही हैं अरविंद त्रिवेदी। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, तो इसलिए ये न्यूज में रहे हैं। इनको याद रखेंगे, अरविंद त्रिवेदी। रजनी कौल ये क्यों न्यूज में रहे हैं, तो हाल ही में न्यूज ब्रॉडकास्टर जो है एक बीबीसी, जो आप लोग जानते हैं बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, बीबीसी का न्यूज है काफ़ी पुख्ता होता है पूरे विश्व में। तो इसके हिंदी भाषा में सबसे पहली महिला न्यूज ब्रॉडकास्टर थी ये रजनी कौल। इनका भी निधन हो गया है। ध्यान से सुन लीजिए फिर से। बीबीसी न्यूज जो है उसमें बीबीसी हिंदी की सबसे पहले न्यूज ब्रॉडकास्टर थी रजनी कौल। इनका भी निधन हो गया। पहली थी इसलिए और बीबीसी की थी तो महत्वपूर्ण है, इनको भी ध्यान रखिएगा। वासु प्रांजपे ये न्यूज में क्यों रहे हैं, तो ये भारत के जाने माने पूर्व क्रिकेटर और कोच रहे हैं वासु प्रांजपे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया और ये खास इसलिए है कि ये अपने देश के बड़े बड़े क्रिकेटर जैसे सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, ऐसे क्रिकेटरों को ये प्रशिक्षण दिए हैं, कोच रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रश्न से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ऐसा लगा है तो ज़रूर आप लोग टायर एजुकेशन का सहयोग करें, इसे हम अपेक्षा करते हैं आप लोग से। इतना तो कर ही सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को शेयर करें ताकि लोग एक बार जो पहुंचेंगे वो मुझे पूरा उम्मीद है कि इस क्लास पर रेगुलर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बिना देर किए। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जो सुनील अरोड़ा थे, हैं भी अभी जिंदा हैं, यहाँ पे मृत्यु वाली बात नहीं हो रही है। सुनील अरोड़ा को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सलाहकार सदस्य नियुक्त किया गया है, तो सही जवाब है IDEA। ये आइडिया कंपनी नहीं, IDEA इसका फुल फॉर्म देखिए है एडवाइजर्स फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। ये जो है स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित एक अंतर सरकारी संगठन है। इसी के ये सलाहकार सदस्य बने हैं कौन, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। चलिए चुनाव आयुक्त थे तो हमें याद आया कि चुनाव आयुक्त के बारे में आप लोगों को कुछ बता दें, काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैंने इकट्ठा किया है। देखिए, मोर अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत में चुनाव आयोग में
एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो वर्तमान में अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। वही सुनील जो ये अरोरा हैं इनके बाद ही ये बने हैं। तो अब है मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और अन्य 2 चुनाव आयुक्त होते हैं वे कौन कौन है? तो ये है राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में और चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होंगी। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। अब देखते हैं NRDC ये क्यों न्यूज में रहा है? तो ये राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट काउंसिल NRDC हिंदी में होगा राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अभी इसके कौन बने हैं? तो अमित रस्तोगी इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, इसलिए ये संस्थान न्यूज में था। IBBI ये क्या है? NRDC के बारे में मैंने तो कुछ बता ही दिया आपको। चलिए IBBI के बारे में देखते हैं। IBBI ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंसॉल्वेंसी। इसको चलिए टेक्स्ट फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ। दूसरा प्रश्न का दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पे है IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है नौरंग सैनी, इसलिए ये संस्था अभी न्यूज में रहा है। WSA ये क्या है? तो ये है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। ये भी न्यूज में इसलिए रहा है कि इसके भी अध्यक्ष नए बनाए गए हैं। और कौन बनाए गए हैं? तो सज्जन जिंदल, इनका नाम है सज्जन जिंदल। स्पेलिंग हो सकता है नाम का थोड़ा डिफरेंस हो जाए क्योंकि नेम का प्रोनाउंसिएशन सब लोग अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये रहा दूसरे प्रश्न से आपको इतनी सारी जानकारी। चलिए अगला है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की तरफ से किस महिला को 37वां रैंक मिला है? तो इसका सही जवाब है निर्मला सीतारमण। आप लोग को क्लिक किया होगा माइंड में कौन है ये? तो अभी भारत के वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। इनको फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में स्थान मिला है, 37वां स्थान मिला है। भारत की तरफ से समझिए तो ये पहले स्थान पर हैं, ऐसे ऑल ओवर 37th है और ये वर्तमान वित्त मंत्री हैं, ये मैंने बताया ही और ये हो गया। और इस सूची में भारत की तरफ से अन्य मतलब इनको लेकर कुल 4 महिलाओं को शीर्ष 100 में जगह मिला है, जो कि है निर्मला सीतारमण जिनकी चर्चा हो गई, फाल्गुनी नायर, रोशनी नादर मल्होत्रा, किरण मजूमदार। ये चारों को शीर्ष 100 में शक्तिशाली महिलाओं में फोर्ब्स की सूची में जगह मिला है। और है फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की ये जो सूची है इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर जो है विश्व की सबसे धनी तीसरी सबसे धनी महिला की बात कर रहा हूं मैं। तीसरा जो पहले पर कोई महिला होंगी, दूसरी पर कोई होंगी, तीसरी सबसे धनी महिला है विश्व की। और ये अमेजन के फाउंडर जो हैं जेफ बेजोस थे नहीं है नहीं थे अभी तो कौन है? एंडी जैसी शायद है इसके अभी वर्तमान। क्लियर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो पूर्व जो CEO थे और मालिक थे, मालिक अभी तो है ही अमेजन के, जेफ बेजोस, इन्हीं की पत्नी है जो विश्व की तीसरी सबसे धनी महिला भी हैं। उनका नाम है, क्या नाम है यहाँ पे है, मैं विदेशी नाम दोस्तों पढ़ने में, मैकेजिन स्कॉट। ये आराम से आप भी पढ़ लीजिएगा इसको। ये ही इनको पहला स्थान मिला है इसमें 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में फोर्ब्स द्वारा जो जारी किया गया है। और फोर्ब्स ये क्या है? तो ये एक अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है, ये मैंने यहाँ बता दिया है। चलिए तो ये रही एक्स्ट्रा बात है। इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। वर्तिका शुक्ला ये क्यों न्यूज में रही हैं? तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाई गई हैं वर्तिका शुक्ला। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो है भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की एक उपक्रम है और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन वो काम करता है। उसी की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं वर्तिका शुक्ला। अंशु मलिक क्यों न्यूज में है? तो ये हाल ही में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। कौन? अंशु मलिक। तो ये इतना तो याद रखेंगे कम से कम कि ये कुश्ती से संबंधित हैं और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली ये पहली महिला बन गई हैं भारत की कुश्ती के क्षेत्र में। चलिए अवनी लेखारा ये क्यों न्यूज में रहे हैं? और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन नॉर्वे के ओस्लो में किया गया था। चलिए अवनी लेखारा ये क्यों न्यूज में रही हैं? तो ये
टोक्यो पैरालंपिक जो हुआ है 2020, टोक्यो ओलंपिक नहीं, टोक्यो पैरालंपिक 2020, इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये अवनी लेखारा किस खेल से संबंधित है इसका दोस्तों आप लोग, मुझे लगता है अवनी लेखारा निशानेबाजी से हैं। ऐसे आप लोग इसका कमेंट में जवाब जरूर देंगे। मैं याद था लेकिन अभी कंफ्यूज मैं आपको बताते बताते हो गया। इसको आप लोग भी सर्च करके कमेंट में जरूर करें। आपको अगर याद है तो तुरंत करें, नहीं तो सर्च करके करें, ताकि आपको देखिए सर्च करके हमेशा कमेंट करने के लिए हमेशा इसलिए बोलते हैं कि जब याद है तो अच्छी बात है और आपका रिवीजन हो गया। नहीं याद है सर्च करेंगे तो वो आपको लगभग हमेशा के लिए याद हो जाता है, एटलीस्ट एग्जाम तक के लिए तो जरूर। तो कुछ भी कमेंट करने के लिए अगर कहा जाए तो उससे आप जानकारी हासिल करने का प्रयास करें और कमेंट जरूर करें, उससे आपका ज्ञान ही बढ़ेगा। चलिए तीसरा प्रश्न से इतने सारी जानकारी हमने पाया। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा स्कूली बच्चों और अन्य यूजर्स के लिए कौन सी पहल का शुरुआत किया है? तो इस पहल का देखिए यहाँ पे भाषा संगम ये वाला ऑप्शन है, इसका इंग्लिश में लिखना भूल गया है। भाषा संगम एक पहल है, ये मोबाइल ऐप है, पोर्टल है। यहाँ पे क्या होगा तो स्कूली बच्चों को देश के 22 अलग अलग भाषाओं में जो भारतीय संविधान में की 8वीं अनुसूची में सभी हैं, तो ये 22 अलग अलग भाषाओं में और इंग्लिश में सामान्य शब्दों और अन्य कॉमन जो डेली यूज होने वाले शब्द हैं, वाक्य हैं, उनका समझ बढ़ाने के लिए भाषा संगम पहल का शुरुआत किया गया है। और इसका ऐप और पोर्टल, और ये जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत और अभी जो आज़ादी के अमृत महोत्सव चल रहा है, इसी के रूप में ये सब बारी बारी से ऐसे ऐसे कुछ लॉन्च किए जा रहे हैं। तो ये किए गए हैं। वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान है। और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर सुभाष सरकार है। ये रही इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए ऑप्शन, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। संभव क्या है? संभव भी एक केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, जिसे MSME कहते हैं, मंत्रालय के द्वारा युवाओं को उद्यमशीलता में सहभागिता बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, वही है संभव। उम्मीद करता हूँ ये आप आराम से समझ गए होंगे। अभी MSME मंत्री कौन है? तो अभी श्री नारायण राणे हैं, नारायण राणे। और चलिए आई रास्ते ये क्या है? तो सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री द्वारा एक योजना लॉन्च किया गया है, उसी का नाम है आई रास्ते। आई रास्ते का फुल फॉर्म है, दिखा देता हूँ आपको लिखित में ही। चौथा प्रश्न का सी ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, अवनी लेखारा का जवाब वहाँ पे हम लोग को वहीं पे था, यहाँ पे निशानेबाजी से संबंधित है अवनी लेखारा, जो हमको वहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था, हमने ऐसे बताया भी यही था। चलिए खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे आई रास्ते का फुल फॉर्म हम बताना चाह रहे थे। देखिए, इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये है क्या? तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित परियोजना है और परियोजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करना, इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार कारकों को समझना और उन्हें कम करने के लिए समाधान निकालना। आई रास्ते प्रोग्राम का, स्कीम का ये यही काम है। और वर्तमान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है? आप लोग जानते ही हैं, श्री नितिन जयराम गडकरी। जयराम यहाँ नहीं लिखे हैं हालांकि। चलिए तो ये रहा आई रास्ते के बारे में। अब है ये पहल सुजलाम, ये क्या है? तो शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा गाँवों को ODF प्लस बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया था, उसी का नाम है सुजलाम। ODF आप समझ रहे हैं ना, ओपन डिफिकेशन फ्री, अर्थात खुले में शौच से मुक्त, ODF। तो गाँवों को ODF प्लस बनाने हेतु यह अभियान शुरू किया गया था, उसी का नाम है सुजलाम, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी कौन है? श्री गजेंद्र सिंह रावत, गजेंद्र सिंह रावत अभी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। और ODF का फुल फॉर्म मैंने बताया, ओपन डिफिकेशन फ्री। तो ये सभी ऑप्शन। चलिए दोस्तों, अन्य अभी सब जो भी योजना हम लोग टायर एजुकेशन पर कराने वाले हैं, सब उस पर हम आप लोगों को कई बार बताए भी हैं, उस पर काम चल रहा है, जिसके कारण MCQs हम लोग कम ही ला पा रहे हैं अभी डेली। यहाँ से चलिए अभी और बहुत सारे प्रश्न हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग वन लाइनर विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। आगे हम लोग सब ये MCQ फॉर्म में ही देखेंगे, फिलहाल कुछ कम ही देख रहे हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ इसके बावजूद भी आपको ये क्लास काफ़ी परीक्षा उपयोगी और पसंद आई भी होंगी। चलिए, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2021 मनाया गया है? ये 9 दिसंबर को मनाया गया है।
और अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस का इस बार विषय है 2021 का, जिसे थीम भी कहते हैं योर राइट योर रोल से नो टू करप्शन। तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस अर्थात इंग्लिश में देखिए इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2021, ये मनाया गया है 9 दिसंबर को, याद रखेंगे। और ये यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के पहल पर मनाया जाता है। और ये तो नाम से ही स्पष्ट है क्यों मनाया जाता होगा, ये दूसरा ऑप्शन में मैंने वही बात लिखा है, आप पढ़िएगा। यूनाइटेड नेशन के पहल पर है तो उसके बारे में देखिए। स्थापना 24 अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छठा प्रश्न है, हाल ही में फिच रेटिंग्स एजेंसी के द्वारा जारी वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का जीडीपी विकास दर कितने का रहने का अनुमान लगाया गया है? 8.4%, 8.4%। फिच रेटिंग एजेंसी एक अमेरिकन रेटिंग एजेंसी है, उसी ने यह आंकड़ा लगाया है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में ही है। चलिए अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को अब फिर से उसका टाइमलाइन बढ़ा दिया है। उसको इस योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जारी रखने का फैसला किया है। तो मार्च 2024 तक अब ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अर्थात प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, इसको 2024 मार्च 2024 तक अब इस योजना को जारी रखा जाएगा। ये टारगेट पूछता है दोस्तों, एग्जाम्स में आजकल ये सब पूछ दिए जा रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान जरूर देंगे। छोटा प्रश्न देखकर इसको हल्का में नहीं लीजिएगा। अगला है, हाल ही में जारी एशिया ऊर्जा इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो ये चौथा है। भारत चौथा सबसे बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र बना है ऊर्जा के क्षेत्र में। तो देखिए लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी ये एशिया ऊर्जा इंडेक्स 2021 है। इसमें भारत 37.7 अंक के साथ चौथे स्थान पर बना हुआ है और इसमें इसी सूची में संयुक्त अमेरिका पहले, चाइना दूसरे, जापान तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इम्पोर्टेंट था वो प्रश्न। ऐसे तो सभी प्रश्न जो इम्पोर्टेंट होते हैं वही हम लोग लाते हैं टायर एजुकेशन पर, नहीं तो क्वेश्चन तो लाने वाले लाया जाए तो 50 से अधिक हो सकते हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म चैनल, नाम तो मैं नहीं रखूंगा, देखते हैं जो वो ठीक है वो आप उसको देख सकते हैं, बस वो आपको जानकारी के लिए जरूरी है। लेकिन एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से वो सभी प्रश्न बेकार होते हैं, आते नहीं हैं। फिर भी आप ज्ञानवर्धन के लिए वो सभी देख भी सकते हैं। हम लोग भी यहाँ ला सकते हैं वैसे चीज़ जो एग्जाम्स में ना आए लेकिन आपकी ज्ञान बढ़ाए। तो ज्ञान बढ़ाने वाली दूसरी सीरीज हम लोग लाएंगे, उसमें वो सब देखेंगे। न्यूज टार न्यूज भी लॉन्च होने वाला है, ये टार एजुकेशन पर अभी आप हैं, अब ये टार न्यूज भी हम लोग जल्द ही उस पर भी काम चल रहा है टीम का। टार न्यूज जब लॉन्च होगा तो उस पर सभी आप ये देखिएगा, सभी ज्ञान बढ़ाते रहिएगा न्यूज से। चलिए, हाल ही में किस वैज्ञानिक को यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रूपेश गोयल। तो इनको यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके अद्वितीय योगदान के लिए, इसमें जियोड मॉडल और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के विकास में इनके योगदान के लिए, और ये आईआईटी कानपुर के हैं, में विद्यार्थी हैं और उसमें आगे साइंटिस्ट हैं, रूपेश गोयल। इसी के लिए उनको यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार भूगोल और भूस्थानिक अध्ययन के लिए एक रणनीतिक विश्लेषक राजपुरी कामाक्षी की स्मृति में 35 वर्ष से कम उम्र के होनहार वैज्ञानिकों को दिया जाता है। तो ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है, आप फिर से देख लीजिएगा। अगला है, हाल ही में किसने जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में शपथ लिया है? तो ये ओलाफ स्कोल्ज हैं, जर्मनी के अगले चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज। इनका चुनाव वैसे कई दिन पहले हुआ था, हमने पढ़ा भी दिया था चैनल पर, इसी पर टायर एजुकेशन के यूट्यूब पर भी और वेबसाइट पर तो 4-5 रोज पहले हम दिए थे। तो इनका चुनाव हो गया था ओलाफ स्कोल्ज। अभी तक आप लोग को नाम सुनने में आ रहा होगा एंजेला मार्केल, काफी चर्चित, और इसलिए चर्चित कि ये पिछले 16 वर्षों से इनका कार्यकाल चल रहा था इस पद पर, यही थी एंजेला मार्केल जर्मनी के चांसलर। अब हो गए कौन? ओलाफ स्कोल्ज। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों, आगे आ सकता है आपके एग्जाम में। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, वहाँ पे मुद्रा यूरो चलता है और चांसलर अब एंजेला मार्केल तो थे, लेकिन अब कौन हो जाएंगे? अब ये ओलाफ स्कोल्ज। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित एक प्रसिद्ध शिक्षक का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? नंद किशोर पृष्टि। ये जब पुरस्कार ले रहे थे तो काफी इनके बारे में देखिए। ये उड़ीसा राज्य से संबंध रखते हैं, इसे हैं राजस्थान के, उड़ीसा में ये टीचर थे और वहीं से संबंध रखते हैं, ज़्यादातर जीवन इनका उड़ीसा में ही बसकर हुआ है।
नंद किशोर पृष्टि। ये कक्षा 7वीं तक ही देखिए अपने ज़माने में पढ़े थे। उसके बाद से जीवन भर बच्चों और वयस्क लोगों को, वृद्ध लोगों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करते रहने का काम किया। इसके लिए इनको पद्मश्री से इसी बार देखिए 9 नवंबर 2021 को इनको सम्मानित किया गया था। ये जब सम्मान ले रहे थे तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को माथा पर हाथ रख के आशीर्वाद भी दिए थे। नहीं, ये नहीं, एक महिला है 107 वर्ष की, उनका क्या नाम है मिस करो, वो आशीर्वाद दिए थे। काफ़ी अच्छा वो दृश्य लगा था। उतनी उम्र दराज उनको ये पुरस्कार उनको कितना भाया, कितना खुश थी। उतनी उम्र में भी आराम से चलती हुई आकर वो प्राइज को रिसीव किए थे। नाम उनका भूल रहा हूँ मैं, देखेंगे आगे याद आएगा तो जरूर फिर से नेक्स्ट क्लास में शेयर करूंगा। हाल ही में किस नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय नेता का 4 वर्ष का जेल का सजा सुनाया गया है? तो आंग सान सू की, इनसे परिचित होंगे ही आप लोग। ये म्यांमार की से संबंध रखती हैं। देखिए इनके बारे में बताता हूँ। सू की को 2 आरोपों में दोषी पाई जाने के बाद 4 साल का कारावास का सजा सुनाया गया था। ये जो है 10 महीना पहले सत्ता पर कब्जा करने के बाद, हालांकि लोकतांत्रिक रूप से कब्जा किए थे, देश की सेना ने इनके खिलाफ आपराधिक मामलों की एक बेड़ा में पहला फैसला सुनाया था, ये 4 वर्ष वाला सजा के बारे में। और 76 वर्षीय ये जो आंग सान सू की हैं, इन पर महामारी के नियमों का उल्लंघन करने और उकसाने और के आरोप में दोषी ठहराया गया था। इनके बारे में कुछ और थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी चर्चित हैं, और चर्चित इसलिए भी हैं कि ये व्यक्ति नोबेल पुरस्कार भी पा चुका है इसलिए। तो आंग सान सू की म्यांमार, जो पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, कि एक राजनयिक और लेखिका हैं। वह बर्मा के राष्ट्रपति आंग सान की बेटी हैं, जिनकी 1947 में राजनीतिक रूप से हत्या कर दी गई थी उनके पिता का। आंग सान सू की ने बर्मा में लोकतंत्र की स्थापना के लिए एक लंबा संघर्ष लड़ा था, और 19 जून 1945 को रंगून में जन्मी ये आंग सान सू की लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री बनी थी देखिए, और प्रमुख विपक्षी भी बनी थी उस देश का। और इसके बारे में हाँ, ये वाला पॉइंट महत्वपूर्ण है। देखिए इनको लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए अहिंसक संघर्ष के लिए, क्योंकि बहुत कई सालों तक वहाँ पे ये शांतिपूर्ण विरोध किए थे देश में कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बने। तो इनके अच्छे कर्मों के लिए 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही मैं बताना चाह रहा था। ये सब पॉइंट्स मैंने ऊपर पढ़ाया है, फिर से आप पढ़िएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, रिसेंटली विच कंट्री हैज अलाउड द यूज ऑफ यूथोनेसिया डिवाइस? हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु मशीन के प्रयोग को अनुमति दे दिया है? इसका सही जवाब आप कमेंट में बताएंगे, क्योंकि ये कल के क्लास में कराया गया है और आपको याद है भी कि नहीं, और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। याद है तो जरूर कमेंट करें, नहीं याद है तो दोबारा से उसका आंसर देखें पीडीएफ से या क्लास हमारी देख के, और कमेंट में अवश्य इसका जवाब दें। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही। आगे सभी क्लास सुचारू रूप से सब जो मैंने बताया है वो सब जल्द ही हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों। आप लोग बने रहें टार एजुकेशन पे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोगों को परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ये पहले से अगर कर दिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण किसी क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।